हमारा बेटे आज का जो सेशन है दैट विल बी अबाउट सम कंडीशंस जो कि स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर का बायस बनती हैं। और इस एजेंडा की रेलेवेंस ये है कि जो भी अभी तक हमने न्यूरोलॉजी के अंदर ब्रेन और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया है उनकी एप्लीकेशन आपको थोड़ी सी मालूम हो जाए। आई कैन अंडरस्टैंड इट माइट बी टू अर्ली फॉर सम, लेकिन आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए आई वांट यू टू जस्ट गो थ्रू दीज एग्जांपल्स एंड द न्यूरो एनाटमी दैट वी हैव स्टडीड, और इन दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे तो इन कमिंग टाइम्स यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि what is aphasia and what are language disorders and how to rule out कि कौन सी चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो बिफोर गोइंग ऑन टू दैट डिस्कशन, अगर आप को याद हो तो हमने ब्रेन को दो हेमिस्फीयर में जिक्र डिवाइड किया था, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और उसके बाद हमने कहा था कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर वो होता है जिसके अंदर वर्निकीज एरिया पाया जाता है, इट इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब। और हमने ये भी कहा था कि वर्निकीज एरिया का काम क्या था, कि उसका काम ये था कि वो तमाम किस्म के सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रिटेशन में मदद देता था। फॉर एग्जांपल विजुअल कॉर्टेक्स था आपका, और विजुअल कॉर्टेक्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी या जो ऑडिटरी इनपुट से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसको इंटरप्रेट करना जो था वो इसका एक प्राइमरी रोल था। तो उसके अलावा वर्निकीज एरिया जो है वो ख़ुद से भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है टू द मोटर कॉर्टेक्स, और जैसे कि ब्रोकाज एरिया जो स्पीच एरिया कहलाता है उसके साथ उसको ये कमांड करता है कि उसने किस तरीके से बोलना और आर्टिकुलेट करना है। लिहाजा वर्निकीज एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। वर्निकीज एरिया के अंदर कोई डैमेज अगर हो जाए बेटे तो उसके नतीजे में ये कंडीशन पैदा होती है जिसको कि अफेजिया कहता है। तो अफेजिया क्या चीज़ है? अफेजिया इज़ बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर जो कि किसी ऐसे टाइम पे होती है जब आप लैंग्वेज एक्वायर कर चुके होते हैं, यानी कि आफ्टर द लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप्ड एंड फॉर सम रीजंस सिचुएशन अराइजेज जब आप लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन या लैंग्वेज को यूज़ प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, दैट इज़ वन वी कॉल इट एन डिसऑर्डर। सो एफेजिया इज़ एन एक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर जो कि अमूमन कई वजूहात की वजह से हो सकता है, जिसको कि आप स्ट्रोक कहते हैं, हेड इंजरीज के नतीजे में, टीबीआई ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी उसके नतीजे में हो सकता है, या कुछ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है, डिमेंशिया है। ये कुछ बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जिसके अंदर जो आपका न्यूरोलॉजिकल अपरेटस है यानी कि जो आपका ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग मुतासर होती है, और अगर फंक्शनिंग मुतासर हो जाए तो डेफिनेटली लैंग्वेज की जो ब्रेन की जो इम्पॉर्टेंट जॉब्स है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब जो है वो लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन है। तो लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन और लैंग्वेज का एक्सप्रेशन जो है वो दोनों मुतासर हो सकते हैं। एक इंसान को रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के इश्यूज आ सकते हैं। तो बेटे इस वक्त हम कुछ केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें एग्जिबिट होती हैं, किस तरीके से लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एग्जिबिट होते हैं, नज़र कैसे आएंगे, लोगों को क्या होगा या उनके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी आपके सामने एक केस मैंने आइडेंटिफाई किया, इस शख्स का नाम फिल है और इसको वर्निकीज एफेजिया जो है वो हुआ है। अब वर्निकीज एफेजिया इसको डायग्नोज्ड एक कंडीशन है जो इसके साथ हुई है। इसकी उम्र देख लें 65 साल है और इसको स्ट्रोक को तकरीबन 8 महीने हो गए। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई कि देखो स्ट्रोक जो है वो अमूमन किस उम्र में होता है, इस चीज़ को दायरा लगा लें, देख लें आप। दूसरा ये चीज़ है कि स्ट्रोक से होता क्या है, हो सकता है कि आपको वर्निकीज एफेजिया हो। स्ट्रोक से और बहुत सारे एफेजियाज हो सकते हैं, ब्रोकाज एफेजिया हो सकता है, वर्निकीज एफेजिया हो सकता है, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी मोटर एफेजिया हो सकता है, आपको और बहुत सारे एफेजियाज हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं फिल की एज 65 और उसको जब स्ट्रोक हुआ तो उसके नतीजे में उसको वर्निकीज एफेजिया हो गया। अब वर्निकीज एफेजिया के केस में कंप्लेंट्स किस किस्म की होंगी, और ये खाली इसके साथ नहीं है, फिल के साथ, ये हर उस शख्स को हो सकती हैं जिसको कि वर्निकीज एफेजिया हुआ। फॉर एग्जांपल उसको परेशानी होती है कि लोग उसकी बात समझते नहीं हैं, वो अपनी हॉबीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता,
लोग उससे डरना शुरू हो गए हैं, लोग उसकी बात को समझते नहीं हैं और उससे रिलेट नहीं कर पाते, और वो उसको यही मायूसी उसके ऊपर छा जाती है कि शायद मैं अब ठीक नहीं हो सकता। ये आप देखें, ये एक यूनिवर्सल, मैं आपको एग्जांपल दे, ये सभी के साथ हो सकता है इन केस दे हैव गॉट वर्निकिस एफेजिया और उसकी सिवियरिटी जो है वो सीवियर हो। एक्सक्यूज मी। तो आपने ये याद रखना है कि अफेजिया होना तो एक कंडीशन है, लेकिन अफेजिया की सिवेरिटी भी मैटर करेगी, कितना सीवियर है। ठीक है, माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, और टोटल डैमेज भी हो सकता है। लिहाजा इस केस के अंदर हमने देखा कि सीवियर फॉर्म है तो उस शख्स को इतने मसाइल हो रहे हैं। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि एक शख्स जिसको इससे भी ज़्यादा होगा, टोटल लॉस अगर हो जाएगा वर्निकीज एरिया का, या टोटल लॉस किसी और एबिलिटी का होगा, तो उसके नतीजे में इसके इम्पैक्ट किस कदर होंगे। अब ये लिखा हो ना, इज वाइफ वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही कुडंट कम्युनिकेट। यस, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना बेटे। एक शख्स जो 65 साल आपके साथ बात करता रहा, बातचीत करते रहे, ऑल ऑफ अ सडन फॉर सम रीज़न अब वो आपसे बात नहीं कर पाता, आपकी बात समझ नहीं पाता, तो ये कितनी फ्रस्ट्रेशन है। ये खाली उस शख्स तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके जो केयरर्स हैं उनके साथ भी ये बड़ा इशू होगा, वो भी परेशानी का बायस बनेगा उनके लिए भी। तो इट इज़ नॉट ओनली दैट फिल इज़ कंसर्न, बट हिज एंटायर फैमिली इज़। और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी पहले गुजारते रहे उस तरह ज़िंदगी गुजारें, बट सम हाउ ही इज़ अनएबल, कि अब वो चूंकि बात नहीं कर सकता, लोगों की बात समझ नहीं सकता, तो देयर इज़ अ बिग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पीपल एंड फिल। अब उसके नतीजे में देयर इज़ लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन एंड लॉट्स ऑफ कंसर्न ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो कि उसकी फैमिली भी है और ये भी है और उसके सारे केयर गिवर्स हैं। कुछ उसकी असेसमेंट की गई उस शख्स की, और अब ये देखें, अब इस स्लाइड से आपको क्या पता चल रहा है। मैं सिर्फ आपके साथ चंद वोकैबुलरीज शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट स्टेजेस पर काम आएंगी। सबसे पहले इस चीज़ को गौर कीजिए कि ये लिखा हुआ है कि विद हिज फ्लुएंट एफेजिया। इसका मतलब है कि वर्निकीज एफेजिया कौन सा एफेजिया होता है? फ्लुएंट एफेजिया होता है। फ्लुएंट एफेजिया से क्या मुराद है? फ्लुएंट एफेजिया से मुराद है कि इंसान बोलता है, इंसान बोलता है। बोलने से मुराद वो एक्सप्रेस तो करता है, लेकिन वो गडमट एक्सप्रेस करता है, वो बात नहीं एक्सप्रेस कर रहा जो वो कहना चाहता है, बल्कि अल्फाज का एक वो क्या नाम है, एक परनाला सा शुरू हो जाता है अल्फाज का, जो कि वो उसका मतलब नहीं होता, वो कहना कुछ और चाहता है, लेकिन जो लफ्ज निकलते हैं वो कुछ और है। लेकिन हम इसको कहते हैं फ्लुएंट एफेजिया। तो फ्लुएंट एफेजिया में इंसान बात तो करता है, अब शर्त यह है कि क्या वो बात सही है। भाई बोलना इसी सूरत, आपको याद है जब हम स्पीच एंड लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताई थी कि स्पीच मीनिंगफुल है। स्पीच अगर मीनिंगफुल ना हो, लैंग्वेज अगर मीनिंगफुल ना हो, फिर तो वो अल्फाज का एक मुरक्कब है जिसका कि कोई सर पैर नहीं है। तो ये अफेजिया की एक टाइप जो है फ्लुएंट अफेजिया का कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि इंटोनेशन, बात करने का अंदाज बिल्कुल वही होता है, कन्वर्सेशन का रिदम वही होता है, लेकिन उसकी बात की समझ कोई नहीं आती। आप ज़रा गौर करो। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हिंट। छोटा बच्चा जब बोलने की कोशिश करता है ना, फर्स्ट इन अर्ली डेवलपमेंट के पीरियड में, तो वो बहुत सारे जार्गन्स का इस्तेमाल करता है। जार्गन्स, JARGON। ये जार्गन्स क्या होते हैं? ये जार्गन्स ऐसे अल्फाज हैं जो सुनने में तो लगता है कि हमने सुने हुए हैं, लेकिन उनका मतलब कोई नहीं होता। तो आपको ऐसा लगता है बच्चा कुछ कहता है लेकिन समझ नहीं आती कि क्या कहता है। एग्जैक्टली वैसी ही एक सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। लेकिन अब ये बच्चा तो नहीं है, ये तो पहले ये अल्फाज बोला करता था, अब इसको लैंग्वेज लॉस हो गया, तो अल्फाज ये वैसे ही बोलता है जैसे पहले बोलता था, लेकिन वो लफ्ज आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं है, जिस वजह से उसकी बात समझ नहीं आती। और उसके ऊपर ये है कि इसको हमारी कही हुई बात जो है वो समझ नहीं आ रही। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो सोशल नेटवर्क तो डैमेज होना था। लिहाजा अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक वेल एंड टू मेमोर। अब इसके लिए ज़रूरी था कि ये अच्छा भी बोले और इन्फॉर्मेशन भी पास करे। और एक और जो चीज़ आपने देखनी है कि इसको ना रीडिंग आ रही है और ना राइटिंग आ रही है। अब ज़रा गौर कर लीजिए, जो मैं आपको वर्निकिस एफेजिया की एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कि ब्रेन जो था वो क्या करता था, तमाम जो वर्निकिस एरिया था वो ये करता था कि तमाम सेंसेस को इंटरप्रेट करता था और कमांड करता था मोटर एरिया को कि तुम ये अल्फाज जो है बोल दो, ब्रोकर्स को ऑर्डर करता था।
लेकिन अब आप एक और चीज़ देखें, मैंने आपसे जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हाउ डू वी स्पीक अ रिटन वर्ड, लिखा हुआ अल्फाज कैसे हम बोलते हैं। वो लिखा हुआ अल्फाज हम ऐसे बोलते हैं कि पहले मैसेज आपकी आइज़ के ज़रिए विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, वो मैसेज जो है वो इंटरप्रेट होता है वर्निकीज़ एरिया का, वर्निकीज़ एरिया के पास। वर्निकीज़ एरिया कमांड करता है ब्रोकाज़ एरिया को ये लफ्ज़ बोल दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त वर्निकीज़ एरिया डैमेज है। आंखें तो देख रही हैं लेकिन वर्निकीज़ एरिया उसको समझ नहीं रहा। जब समझ नहीं रहा तो कमांड जो देता है वो भी गलत दे देता है, ब्रोकाज़ एरिया गलत बोलता है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन इस कंडीशन में भी आपको नज़र आ रही है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है राइटिंग की। अब लिखते आप कैसे हैं? लिखते भी तो आप ऐसे हैं ना कि पहले आपका वर्निकीज़ एरिया सोचता है, वर्निकीज़ एरिया आपके आपके हैंड्स को कमांड करता है, यानी मोटर कॉर्टेक्स में कमांड करता है कि ये लफ्ज़ यूँ लिखो। तो जब वो आपको लिखने के लिए कमांड देता है, वो कमांड गलत होती है, लिहाजा ना आप लिख पा रहे हैं, ना आप रीड कर पा रहे हैं, ना आप सुन के मेरे पीछे रिपीट कर सकेंगे। तो इट्स एन अमेजिंग सिचुएशन कि जिसके अंदर ये सारा कुछ हो सकता है। और अगेन ये सेवेरिटी पे डिपेंड करेगा बेटे, और हर इंडिविजुअल जो है वो वेरी करेगा। ये ऐसा नहीं है कुक फार्मूला कि ये हमने ये पढ़ लिया तो सारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू एक्चुअली measure reading abilities, writing abilities, copying abilities, speaking abilities। हर इंडिविजुअल केस में, हर इंडिविजुअल केस में आपको वो चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप ये गौर से देखें तो लिखा हुआ द स्टकर मास्ट द संट। अब वो क्या कहना चाहता है? नोबडी नोज। हमें क्या पता वो क्या कहना चाहता है। तो लिहाजा उसकी लैंग्वेज है तो सही लैंग्वेज, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये देखो, द का वर्ड बिल्कुल ठीक है, द का वर्ड बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये वो क्या थे साइट वर्ड्स में हमने पढ़ा था, लिहाजा ये तो हमें याद, लेकिन ये जो की वर्ड्स हैं हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो, अब आगे देखें। 6 हफ्ते का इसको प्रोग्राम कराएगी, थेरेपी कराएगी। तो उसके नतीजे में उसके जो पर्सनल गोल्स थे उसमें जी कि इसको पिज़्ज़ा करना ऑर्डर आ जाए, और इसको ईमेल्स लिखनी आ जाए, ईमेल चेक करनी आ जाए। उसकी वाइफ को थोड़ा सा आपने काउंसल करना था ताकि वो प्रॉब्लम ना हो उसके साथ, और उसकी रीडिंग और राइटिंग के ऊपर काम किया गया। अब ज़रा गौर करेंगे हम काम क्यों कर रहे हैं। देखो, अगर उसको पिज़्ज़ा ऑर्डर करना आ गया ना तो वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो ईमेल पढ़ना शुरू कर देगा, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ऑल वी मीन टू से कि वो जो लॉस्ट एबिलिटी थी उसकी लैंग्वेज की, उसको रीगेन किया जाए टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। ठीक है, 6 हफ्ते का प्रोग्राम था। जब 6 हफ्ते का प्रोग्राम गुजरा तो उसका रिजल्ट देखें कि ही एंड हिज वाइफ लर्न डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू, उन्हें एक दूसरे से बात करनी आ गई। अब ज़रूरी नहीं कि अल्फाज के साथ बात की जाए, देयर माइट बी सम अदर वेज, और बहुत सारे तरीके हैं बात करने के, जेस्चर्स हैं, कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हो कि 1 हफ्ते के बाद फिल जो था वो अपने 15 रेलिवेंट वर्ड्स जो हैं उसने बोलना शुरू कर दिए और 73 वर्ड्स पे पहुंच गया। हिज एवरेज बिटवीन 75 to 80% एक्यूरेसी बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम। और जब ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम खत्म हुआ तो 75 से 80% एक्यूरेसी के साथ वो बोल सकता था। ठीक है। अच्छा, ही कैरिड अराउंड अ नोटबुक टू हेल्प हिम कम्युनिकेट विद अदर्स। अब वो अपने साथ कॉपी उठा के चलता था ताकि दूसरों से बात कर सके। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी उसकी राइटिंग तो बेहतर होगी लेकिन स्पीच अभी तक उसकी इतनी बेहतर नहीं हुई, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी ना। तो हमारे स्पीच थेरेपिस्ट का एजेंडा स्पीच नहीं होता बल्कि कोई भी पॉसिबल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो जिस तरीके से वो चल सकता है हम उसको चलाते हैं। हम उसको टोटल कम्युनिकेशन पे भी ले जा सकते हैं, राइटिंग पे ले आ सकते हैं, जेस्चर्स उसको सिखा सकते हैं, और एट टाइम्स हम उसको एक्सप्रेशन सिखा देते हैं, साइन सिखा देते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ के लिए दोबारा से रेडी हो जाए। ही कुड ऑर्डर अ पिज़्ज़ा ऑनलाइन एंड राइट अ रिव्यू अबाउट हिज ईमेल्स। अच्छा, वो सारा कुछ ये करना शुरू हो गया। लेकिन जो लास्ट लाइन अगर आप इसको गौर से देखें कि वर्निक अफेजिया कैन बी टफ, इम्प्रूवमेंट थ्रू इंटेंसिव अफेजिया थेरेपी इज डेफिनेटली पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल है। अब जो मैंने आपको इतनी एक एक्सट्रीम कंडीशन इसकी फिल की कहानी सुनाई मैंने और फिल की रिपोर्ट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर वर्निकीज एजिया डैमेज था तो क्या कुछ सिचुएशन इमर्ज हो सकती है। आप इस बारे में अपने सवालात अपने पास रखिएगा। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू another slide, or if I could find that. um, okay, I have to
आप देख सकते हैं बेटे? नो सर। नहीं सर, आपकी वो आने वाली शो हो रही है। ओके जी, आप नजर आ रही है? जी सर, अब हो जी गई। सर। ओके, नाउ केस नंबर 2 अगेन। अब गौर से फिर आपने सुनना है इसी वर्निकीज एफेजिया को। ये केस नंबर 2 है अगेन। ए नाम इसका पीटर है और एज इसकी 80 साल है। देखो वो 65 साल का था और 8 महीने हुए थे उसको। अभी ये देखो कि इसको 2 महीने हुए अभी सिर्फ स्ट्रोक को, और इसको भी सीवियर वर्निकीज एफेजिया है। ठीक है, अब हुआ क्या इसके साथ कि जी ये भी अपने दौर का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आदमी था और ही वाज लिसन एंड ही वाज अंडरस्टूड और बड़ा सोशल पर्सन था, सारा कुछ हुआ। लेकिन जब इसको अफेजिया हुआ तो क्या हुआ कि with severe aphasia his speech was approximately 40% understandable to untrained listener due to neologism, nonsense words and paraphasias mistake that sound similar to the word. He was generally aware that he couldn't understand. अब देखो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि उसके साथ प्रॉब्लम थे, लेकिन somehow इसके अंदर एक और चीज जो हमें नई मिल रही है वो मिल रही है कि ये वाली चीज अनट्रेन्ड लिसनर, ऐसे लोग जो उससे जिनसे वो मुखातिब नहीं हुआ अभी तक, उनको समझने में ज्यादा दुश्वारी नजर आ रही है। और इसकी वजह क्या है कि ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलता है जो कि नॉनसेंस वर्ड्स होते हैं। नॉनसेंस मींस व्हिच डजंट मेक एनी सेंस। सो ऐसे वर्ड्स को न्यूलॉजिज्म्स कहते हैं। और पैराफेजियस कहते हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि सुनने में तो लगता है कि ये अल्फाज एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है जी, एक लफ्ज़ मैं बोलता हूँ, जैसे कि लफ्ज़ है सुल्तान। सुल्तान, अब सुल्तान का लफ्ज़ तो हमने कभी नहीं सुना हुआ, मुल्तान भी सुना हुआ है और तफ्तान भी सुना हुआ है, लेकिन ये सुल्तान हमने तो सुल्तान सुनने में तो ऐसे लगता है कि जैसे ये लफ्ज़ हमने सुना हुआ, लेकिन वो लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और अगर ये इम्प्रॉपर जगह पर अप्लाई हो रहा है फिर तो बिल्कुल ही आपको कुछ इसकी समझ नहीं आएगी। तो पेशेंट को देखो पता है कि उसकी बात को समझा नहीं जाता और वो अपने तरीके से उनको मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेज नहीं कर सकता। अपनी स्पीच प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर पा रहा मदद के बावजूद। वो और उसकी बेगम उसी तरह डिस्करेज हैं जैसे कि फिल के थे, और देयर प्राइमरी गोल वाज टू कि वो पीटर जो है वो अपनी बात करने के काबिल हो जाए और सोशलाइज कर सके और अपने हॉबी क्लब को अटेंड कर सके। बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि हमने पर्सन के इंटरेस्ट को ज़रूर सामने रखना है। देखो ये 85 साल का बंदा था, तो अब इसका जो लाइफस्टाइल जिससे गुजारा कर रहा था, ही वुड सर्टेनली लाइक कि कम से कम मैं उस लाइफस्टाइल तक पहुंच जाऊं। तो अब इसके लाइफस्टाइल में यही दो ही चीज़ें थी कि मैं को बातचीत कर लूं अपने घर बार में, और दूसरा ये कि अपने क्लब को दोबारा से ज्वाइन कर लूं और सोशलाइज कर सकूं। तो विदाउट प्रॉपर स्पीच यू कैन नॉट एक्चुअली सोशलाइज। अब हुआ क्या कि जब असेसमेंट की गई इसकी, तो असेसमेंट देखें, असेसमेंट में हमने क्या किया, सिंगल वर्ड राइटिंग व्हेन प्रॉम्प्टेड। देखो मैंने जैसे बताया कि फिल के केस में भी हमने राइटिंग एवेल्युएट की थी, यहाँ पर भी राइटिंग एवेल्युएट कर रहे हैं। अपनी गलतियों से किस कदर वो आगाह था, ये भी आगाह था और वो भी आगाह था। रेपिटिशन वो भी नहीं कर सकता था, ये भी रेपिटिशन नहीं कर सकता था। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब ऑडिटरी कॉर्टेक्स में साउंड आती थी और जब इंटरप्रेट होती थी वर्निकीज एरिया में, तो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता था। लिहाजा आप उसको कहते थे बोलो बॉल, तो वो बॉल के बजाय कुछ और बोलता था। उसकी वजह बड़ी सिंपल थी कि वर्निकीज एरिया जो था वो काम नहीं कर रहा था। अच्छा जी, शॉर्ट सेंटेंस लेवल रीडिंग कम्प्रेंशन इसकी थी, देखो अच्छी थी, लेकिन छोटे छोटे जुमलों के ऊपर हमेशा पूछता था कि आपका क्या मतलब है, और स्पीच इसकी तकरीबन 40% एक्यूरेट थी। ये उससे बेहतर केस नज़र आ रहा है, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर पा रहे उसको। तो अब देखें ज़रा, अब आपको थेरेपी के बारे में आइडिया हो जाएगा कि थेरेपी कैसे करते हैं। देखो जब इसकी थेरेपी की गई तो चीज़ों को नाम लेने की सलाहियत इसकी पहले 10% थी, अब 53% हो गई। स्पीच जो बोलता था पहले 20% इंटेलिजिबल थी, अब इसकी स्पीच ज़्यादा इंटेलिजिबल होगी, 70% पे चली गई है। अच्छा, कंप्रीहेंशन पहले इसकी 53% थी, अब 97% पे चली गई है। डिक्टेशन पहले 0% थी, अब 70% पे चली गई है। रेपिटेशन 3% थी और अब 16% पे चली गई है। ठीक है और उसके अलावा स्पीच इसकी बहुत अच्छी होगी, 85% इंटेलिजिबल हो गई। इसकी बेगम को बहुत कुछ समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। और रिपीटेड वर्ड्स फ्रॉम वीडियोस, इसने ऐप्स इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी, इंडिपेंडेंस आती चली गई और ये अपने कार्ड्स खेलना दोबारा शुरू हो गया।
तो बेटे मैं आप लोगों के साथ शेयर क्या करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वो सिनेरियोज शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको आने वाले वक्तों में आएंगे। तो इसके लिए न्यूरोलॉजी को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वाइटल। तो ये देखो, ये भी सीवियर फॉर्म ऑफ था वर्निकीज एफेजिया का, लेकिन वो भी सीवियर था फिल भी, लेकिन दोनों में फर्क है। और फर्क क्या था? फर्क यही था कि दोनों की सिवेरिटी, दोनों की अपनी अपनी सलाहियतें थी, रीडिंग राइटिंग। तो जब हम कहते हैं ना ब्रेन डैमेज हो गया, तो ब्रेन डैमेज से मुराद ये नहीं है कि वो टोटली सबका एक जैसा ब्रेन का एरिया जो है वो डैमेज होगा, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन बल्कि ये हुआ था कि किसी का ज्यादा होता है डैमेज और किसी का कम डैमेज होता है। तो ऑल आई मीन टू से इज कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो अब हम देखते हैं कोई और सिचुएशन जिसमें कि हमें नज़र आए कि व्हाट इज़ इट व्हेन इट कम्स टू अफेजिया। मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता हूँ। लेट अस सी दिस केस अनदर, देयर इज अनदर केस, और आई होप यू कैन सी इट। इट इज़ अबाउट अ चाइल्ड, a person having moderate Broca's aphasia with apraxia। इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं आपको। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसको ब्रोकाज एफेजिया, उनको वर्निकीज था, इसको ब्रोकाज है, और इसको एप्रेक्सिया भी है, यानी कि इसको आर्टिकुलेशन के भी इश्यूज नज़र आएंगे आपको। एप्रेक्सिया भी है और कंट्रोल्ड इसकी आर्टिकुलेशन नहीं है। उम्र देखें इसकी 53 साल है और इसको स्ट्रोक के 14 साल गुजर गए। ठीक है, 14 ईयर्स के बाद जो है वो हम इसकी असेसमेंट करने लगे। तो क्या नज़र आया हमें? इसका नाम है जी जिंजर। और सर नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर नहीं सर शायद आपकी स्लाइड नहीं शेयर हुई अगली। जी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी अब आपको नजर आ रहा है कुछ? नो सर। नो सर। अब देखिए, कैन यू सी नाउ? सर नो सर। फोल्डर शो हो रहा है सर, फोल्डर शो हो रहा है। ओके जी बेटे, नाउ कैन यू सी? Yes, sir. So it is case number 2, right? Moderate Broca's aphasia with apraxia, एज 53, और 14 साल से इसको ये प्रॉब्लम है। नाम इसका जिंजर है, और शी इज़ अ हार्ड वर्किंग यंग वुमन हु हैड अ स्ट्रोक इन अर्ली 30। जब ये 30 साल की थी तब इसको स्ट्रोक हुआ था, जब ये अर्ली 30s में थी। तो शी हैड अ सिवियर नॉन फ्लुएंट एफेजिया। अब जरा गौर से देख लें इसमें और उसमें फ़र्क क्या हुआ। नॉन फ्लुएंट एफेजिया, पहले वर्निकीज एफेजिया को हम क्या कह रहे थे, वो फ्लुएंट एफेजिया होता है, ये नॉन फ्लुएंट एफेजिया है। यानी कि ब्रोकाज अगर एफेजिया डैमेज, ब्रोकाज एरिया ख़राब हो या ब्रोकाज एरिया के अंदर डैमेज हो तो इंसान नॉन फ्लुएंट हो सकता है। नॉन फ्लुएंट से क्या मुराद है? ये तो बोलेगा ही नहीं। A young daughter in a family business, she became significantly more shy and embarrassed about her speech, losing her husband and her social hobbies. After years of therapy, she was still embarrassed by her speech but decided to keep working. Again, social problems के साथ साथ आपको नजर आ रहा है कि उस शख्स की embarrassment भी है और वो बात नहीं कर सकती, यानी कि उसकी रिसेप्शन तो बिल्कुल ठीक है। जब आप उसको कुछ कहते हैं तो वो बात समझती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात कर नहीं सकती बिकॉज उसका नॉन फ्लुएंट एफेजिया है। हर बिजनेस इन्वॉल्व रनिंग अ फॉर्म, वो so she had to call vendors, write checks and send read emails. She couldn't understand or say numbers and she needed help to use her iPad or computer. She had no family members around to help, so she did what she could by herself. Her firm was so busy that she could not come for 5 days a week, so she attended a therapy 3 days a week. अब हुआ ये कि ये उसकी सिचुएशन थी, उसने एक फॉर्म भी रन करना है और उसके लिए उसने डिसाइड किया कि मैं 3 दिन जो है ना थेरेपी करवाऊंगी। ओके, असेसमेंट जब की गई तो पता चला हमें कि स्पोक इन 3 to 4 वर्ड सेंटेंसेस, बोलती तो थी लेकिन 3 से 4 लफ्ज ही बोल सकती थी। फॉर एग्जांपल बेबीज, मी, बेबीज बॉर्न, मी, डू वुड मीन आई हेल्प द बेबीज बीइंग बॉर्न। यानी कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई हेल्प द बेबीज बीइंग बॉर्न, वो कहती थी बेबीज, मी, बेबीज बॉर्न, मी, डू। आप देखें सेंटेंस की अरेंजमेंट भी गलत है, सेंटेंस जो है वो मीनिंग कोई नहीं दे, और ये इसके अंदर फ्लो नहीं है।
फ्लुएंट नहीं है, शी इज नॉट फ्लुएंट। उसको तो कहना चाहिए था आई हैव द बेबीज बीइंग बोर्न, ये तो फ्लुएंट था। लेकिन अब वो नॉन फ्लुएंट है, और देखो एक एक लफ्ज और उसके अंदर आवाजें ऐड करी, तो लिटिल टू नो यूजेबल राइटिंग एक्सेप्ट फॉर अ नेम। लिख तो सकती थी लेकिन सिर्फ अपना नाम। कॉपिंग इसकी बहुत अच्छी थी, कुछ वर्ड्स रीड कर सकती थी, कंप्रीहेंशन अच्छी थी। राइटिंग के अंदर इसको डिफिकल्टी थी और चैलेंजेस थे। तो 8 हफ्ते इसका जब हुई थेरेपी, तो नतीजा क्या निकला कि जिंजर एंड हर फ्रेंड्स वर थ्रिल्ड दैट शी कुड कॉल वेंडर्स। अब वो कॉल कर सकती थी, इनवॉइसेस लिख सकती थी, और बड़ी आसानी से अपने चेक्स भी साइन कर सकती थी। उसको ड्राइंग भी आ गई और राइटिंग भी आ गई कम्युनिकेशन के लिए। अब वो सेंटेंसेस भी रीड कर सकती है ऑनलाइन, और अब वो पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रही है। शी सेंड सिंपल ईमेल्स, अब अपनी ईमेल्स भी भेजती थी। तो ऑल आई वांट टू से, बेटे आपको बताना ये चाहता था कि माइल्ड के बाद होती है मॉडरेट डिग्री। तो मॉडरेट ब्रोकाज अफेजिया था। ब्रोकाज अफेजिया नॉन फ्लुएंट अफेजिया होता है। इसके अंदर इस लड़की को 2 प्रॉब्लम्स थे अप्रैक्सिया के। तीसरी एक और चीज़ देखें, इसको 30 साल की उम्र में हो रहा। तो यानी कि एक चीज़ क्लियर होगी हमारी कि अफेजिया जो है वो 30s में भी हो सकता है, अफेजिया 56 57 में भी हो सकता है, लेकिन औसत उम्र ली जाए ना तो ये अमूमन लेटर एजेस में होता है। तो ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है, तो एक्सीडेंटल हो जाए तो अर्ली एजेस में भी हो सकता है। सो ये केस आपने देखा जिसका ताल्लुक ब्रोकाज अफेजिया के साथ था। और लेट मी शेयर अनदर थिंग विद यू, और दिस इज इट। जी बेटा, कैन यू सी दिस न्यू स्लाइड? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, नाउ इज अनदर केस, और इसके अंदर फिर आप पहले हमने मॉडरेट पढ़ा, अब सीवियर अफेजिया पढ़ने लगे हैं जो कि अप्रैक्सिया, यानी इसी के साथ जिंजर से मिलता जुलता ही केस है, सिवाय इसके कि इसकी उम्र 59 साल है, ठीक है, और इसको अभी हुआ है स्ट्रोक। बाकी सारी बातें उससे मिलती जुलती हैं कि उसको मॉडरेट था, इसको सीवियर है, उसको भी अप्रैक्सिया था, इसको भी अप्रैक्सिया है। तो ज़रा गौर कीजिए कि 9 महीने से इसको ये प्रॉब्लम है। तो एक सर्विंग ऑफिसर था एंड वर्क पार्ट टाइम एट स्पोर्टिंग गुड्स, और अभी कुछ काम करता था, और इसकी कुछ क्रेनियम के अंदर कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इसको जो है वो 5 सर्जरीज से गुजरना पड़ा है। अपनी लाइफ में एक्टिव था, बच्चे थे, अप्रैक्सिया, लिमिटेड स्पीच टू ड ड ड और वेल। इसकी जो स्पीच बच गई ना स्ट्रोक के बाद, तो उसके या सर्जरीज के बाद, इसके केस में सर्जरीज हुई हैं, इसका प्रॉब्लम सर्जरीज की वजह से ख़राब हुआ है, इसको स्ट्रोक नहीं हुआ था, ये तो सर्जरी से एक्सपोज हुआ। तो ये इसकी स्पीच में बचा गया ड ड ड, हर बात के जवाब में ड ड ड कहता था और वेल कहता था। While he may have understood, he could not speak independently or notice that speech was incorrect. इसका प्रॉब्लम इस कदर था कि समझ तो इसको कुछ ना कुछ आती थी, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं बोल सकता था इंडिपेंडेंटली। इसके प्रॉब्लम ज़रा देखें, इसके प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे। ऑडिटरी कंप्रीहेंशन, सुन के तो उसको बात समझ नहीं आती थी, रीडिंग कर सकता था, 3 से 4 लफ्ज़ों को कॉपी कर सकता था, अप्रैक्सिया इसका बहुत शदीद था, स्पीच सिर्फ इसकी इतनी सी थी, और कुछ जेस्चर्स इसके बड़े इंटरेस्टिंग थे जो कि कॉमन लाइफ में इसके काम आते थे, और नो स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। और कम्युनिकेशन जब इसकी ख़त्म हो जाती थी तो ये सिर्फ मायूस हो जाता था, कुछ कर नहीं सकता था, इसको पता नहीं। भाई एक पेशेंट जिसको अभी ये हाल ही में प्रॉब्लम हुआ है, उसको क्या पता कि इन चीज़ों के लिए मुझे क्या करना है, कैसे सोल्यूशन करनी है इसकी, ठीक है। अब ज़रा देखें, जब इसकी थेरेपी हुई तो क्या हुआ कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पहले इतने जवाब देता था सिर्फ 16%, अब वो 58% देता है। रेपिटेशन वो नहीं कर सकता था पहले, अब वो 26% तक कर सकता है। पहले वो नाम जो था वो सिर्फ 35% तक लेता था, अब 55 हो गया। राइटिंग में देखें, पहले बिल्कुल नहीं लिख सकता था, अब 40% लिख सकता है। स्पीच उसकी 0 थी, और अब वो 2 to 4 वर्ड सेंटेंसेस भी बोल सकता है। पहले 0% था, अब 50%, 2 से 4 अल्फाज जो है वो बोल सकता, 2 से 4 वर्ड वाले सेंटेंसेस बोल सकता है। आउटकम क्या हुआ? पेट फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और एक और भी चीज़ हुई इसके साथ की बात करने के अलावा कि बिगेन स्पीकिंग, अब ये खुद से इंडिपेंडेंटली 2 से 4 अल्फाज बोल सकता है।
और 2 से 4 अल्फाज जो हैं वो ऐसे भी हैं, 50 वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको कोई एक्सप्रेस कर सकता है। ability to write single words, राइटिंग भी इसको आ गई। learn how to write, draw, use his phone and communication strategies। ओके, तो बेटे ज़रा गौर कीजिए, मैं आपके साथ ये बातें क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जिस फ्यूचर को हम लोग परसू कर रहे हैं उसके अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि हम अपने उन साथियों का, उन क्लाइंट्स का हेल्प आउट कर सकते हैं हु आर टोटली बिलीविंग कि उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उनकी फैमिली के साथ ये वाक़यात चूँकि पहली दफ़ा होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। और बिल्कुल इसी तरीके से द क्लाइंट हिमसेल्फ, उसको भी नहीं पता होता कि मैं क्या करूं कि मेरी बात समझी जाए। अच्छा, इसमें और बहुत ही पेनफुल कंडीशन ये है कि एट टाइम्स पेशेंट को ये पता लग रहा होता है कि यस आई हैव अ प्रॉब्लम और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसके बाद फिर वो उसको डिप्रेशन और उसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनका वर्निकी ज़रिए डैमेज है। नतीजतन ये होता है कि दे कीप ऑन शाउटिंग और आर्ग्यूइंग और फाइट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने पिछले केस के अंदर नोट किया था। तो विद दिस मैं आपको सिर्फ जो न्यूरोलॉजी से लिंक करना चाहता था, अभी मैं आपको अफेजिया नहीं पढ़ा रहा था, अफेजिया और बहुत सारे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ अफेजिया जिनको कि अभी हमने टच करना है। दिस वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट कि मैं चाहता था कि आपको पता चल जाए कि ये न्यूरोलॉजी किस कदर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स का ही नहीं पता होगा, इफ़ यू डोंट नो व्हाट वर्निकीज एरिया इज़, उसके क्या क्या काम हैं, वो कहाँ कहाँ जो है वो मैनेज करता है, या ब्रोकाज एरिया के साथ क्या काम है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी देख लीजिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये तो वर्निकीज एरिया था, डैमेज हो गया, और वर्निकीज एरिया के साथ डैमेज होने की वजह से बंदे की इंटरप्रिटेशन जो थी वो ख़त्म हो सकती है, उसका एक्सप्रेशन ख़त्म हो सकता है, उसकी रिसेप्शन जो है वो ख़राब हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक शख्स जो है उसका मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हो गया। तो अगर मोटर कॉर्टेक्स डैमेज हो गया तो अगेन उसकी मोटर मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर उसका विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज हुआ तो विजुअली जो उसकी आंख उसको एक इमेज बना के देती है वो उसको नहीं देख पाएगा। वर्निकीज एरिया चाहे ठीक हो वो उसको मैनेज नहीं करेगा। अच्छा, ऑडिटरी एरिया ख़राब है तो ऑडिटरी एरिया में मैसेज आएगा तो सही, वहाँ से आपकी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व लाएगी सही मैसेज ऑडिटरी एरिया में, लेकिन ऑडिटरी एरिया डैमेज हो गया, आप उसको सुनाई नहीं दे रही। इसको हम कहते हैं वर्ड डेफनेस। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये रियलाइज़ किया कि ये जो इतने पार्ट्स थे ब्रेन के, जब ब्रेन में डैमेज होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे ख़राब हो जाएं। जिस जगह पर डैमेज होता है वो पार्ट ख़राब हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम इसको कहेंगे जी कि किसी शख्स को जो है वो टेम्पोरल अफेजिया है। अब टेम्पोरल बोन में कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर हम इसको कहेंगे कि इस शख्स को कंडक्शन अफेजिया है। अब कंडक्शन से मुराद होती है जब एक ब्रेन का रीजन दूसरे रीजन से राब्ता करता है तो कंडक्ट करने के लिए कुछ ट्रैक्स हैं, कुछ रास्ते हैं जहाँ से वो कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जांपल वर्निकीज एरिया जो है वो ब्रोकाज एरिया से कम्युनिकेट करने के लिए आर्क्यूएट फेसिकुलस का इस्तेमाल करता था, लेकिन अगर आर्क्यूएट फेसिकुलस डैमेज हो जाए तो क्या होगा कि वर्निकीज एरिया भी ठीक है, ब्रोकाज एरिया भी ठीक है, लेकिन जो कनेक्शन चैनल्स हैं वो खराब हो गए हैं। वर्निकीज एरिया उसको मैसेज नहीं भेज पा रहा। अगर मैसेज किसी तरीके से उसको पहुंच जाएगा तो वो बड़ा अच्छा बात कर सकेगा, लेकिन वो मैसेज का प्रॉब्लम है। तो अब इस तमाम सिचुएशन को बेटे अगर आप समझें तो यू विल रियलाइज कि देयर आर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस इन अ ह्यूमन ब्रेन दैट कैन हैपन, और वो लैंग्वेज को मुख्तलिफ तरीके से, कभी रीडिंग को, कभी राइटिंग को, कभी लिसनिंग कम्प्रीहेंशन को, कभी रेपिटिशन को, कभी जो है वो रीडिंग को अफेक्ट कर सकती हैं, और स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन को अफेक्ट कर सकती हैं, और कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकती हैं। सो आई होप कि you have had a good information today कि जिससे आप relate कर सकेंगे कि what is expected out of you in coming times, आने वाले वक्त में आपसे क्या कुछ expect किया जाएगा। So please be prepared for the coming times, और जो कुछ आपको बताया है make good note of it, because हमारी न्यूरोलॉजी या न्यूरो एनाटमी पढ़ने का
यही मकसद था, so that we can relate to people who develop acquired language disorders as a result of some neural damage, head injury, stroke, Parkinson's, Alzheimer's, dementia, बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये वाले लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स जो हैं वो इमर्ज हो सकते हैं। इनको हम एक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स कहते हैं और दे हैपन व्हेन द लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप्ड, और उसके बाद कोई इंसिडेंट ऐसा हो सकता है जो कि लैंग्वेज डिसऑर्डर का बायस बन सकता है। सो विद दिस आई कंक्लूड, इफ someone has a question, please you may ask.